नमस्कार साथियों। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के क्रम में आज साथियों दूसरा टॉपिक राजनीति विज्ञान विचारक और सिद्धांत की कड़ी में अरस्तु टॉपिक है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में और मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अरस्तु एथेंस का जन्मदाता नागरिक नहीं था। उसका जन्म मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके माता पिता शाही चिकित्सक थे। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था में सम्मिलित हो गया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था। उसे अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कुछ, जैसे कि अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने लिसईयम नामक शिक्षणालय की स्थापना की थी। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक और प्लेटो की विचारधारा आदर्शवादी थी, पद्धति निगमनात्मक थी और वह केवल इस बात पर विचार करता था कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, अर्थात राजनीति की स्थिति से उसका कोई मतलब नहीं था। वहीं पर अरस्तु यथार्थवादी विचारक था। उसकी पद्धति आगमनात्मक है। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। पहला कारण है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तु ने पॉलिटिकल की रचना के पूर्व 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अरस्तु के दूसरे कारण में देखेंगे कि किस कारण से उसे कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। दूसरा कारण है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित हैं। अरस्तु ने राजनीति और नीति शास्त्र को एक दूसरे पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान किया और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान सही रूप से अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। तीसरा कारण है यथार्थवादी विचारक। अरस्तु द्वारा काल्पनिक उड़ान न करते हुए व्यवहारिक चित्रण प्रस्तुत किया गया। चौथा कारण है वैज्ञानिक पद्धति। अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है और तुलनात्मक है। पांचवा कारण है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है और व्यक्ति के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है या व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। छठवां कारण बताता है सरकार के अंगों का निरूपण। सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग होना चाहिए, यह बात कहता है अरस्तु। सातवें कारण है कि अरस्तु की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन अरस्तु करता है। प्लेटो सर्वोच्चता व्यक्ति के शासन में विश्वास करता था, जबकि अरस्तु कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास करता है, जिसके आधार पर अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक तथा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, जैसे कि पहला तथ्य है प्लेटो की पुस्तक लाज का प्रभाव अरस्तु पर सर्वाधिक पड़ा था। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक अरस्तु है। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करते हैं, यह कथन अरस्तु का है। वहीं अरस्तु आगे कहता है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भ्रांत सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनैतिक और सामाजिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का परिणाम है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फिर हैं, जैसे कि पहला है, राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति हो है। यह भी कथन अरस्तू का है। दूसरा कथन फिर अरस्तू का है कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। तीसरा कथन प्लेटो का है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य का स्वरूप और विशेषताएं प्लेटो अरस्तू के अनुसार देखते हैं। पहली विशेषता है राज्य की कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तू का विश्वास था कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही बृहद रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरा विशेषता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। अरस्तू कहता है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है और प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तू के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक और प्राकृतिक संस्था है। नागरिकता संबंधी कुछ विचार हैं अरस्तू के। नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं होता, वरन वह इस संबंध में व्यक्तियों की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। अरस्तू के अनुसार वह व्यक्ति राजनीतिक नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसका नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल मतदाता ही नहीं वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक से भाग लेने वाला है। क्रम में शासक और शासित बनने वाला तथा कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। अरस्तू नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों का संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि और नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इनके पास अवकाश हो। अरस्तू के अनुसार अरस्तू के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है वरन इन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं हैं। खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं है, जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि अपने आप में साध्य हैं। अरस्तू का मानना है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाता है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देता है अरस्तू, जैसे कि पहला है संपत्तिहीन व्यक्ति, दूसरा है दास, तीसरा है श्रमिक वर्ग, चौथा है संपत्ति के अप्राकृतिक उपाय वाले जैसे सूदखोर आदि। इसके बाद अगला है स्त्रियां तथा बच्चे और इसके बाद फिर अगला है वृद्ध व्यक्तियों को भी नहीं देता है, नागरिक नहीं मानता है। महत्वपूर्ण तथ्य, नागरिकता का अर्थ राज्य सत्ता में भाग लेना अर्थात राज्य के नीति निर्धारक न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। अरस्तू का न्याय संबंधी धारणा वितरणात्मक न्याय को मानता है जिसका समर्थन राल्स ने गया है। अरस्तू सर्वप्रथम वितरणात्मक न्याय की धारणा अरस्तू द्वारा प्रतिपादित की गई थी। राल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्धि प्रक्रियात्मक न्याय नाम देते हैं। राल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय नाम देते हैं। राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण, राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया। उसने यह वर्गीकरण दो आधारों पर किया। पहला संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा है नैतिक आधार पर। इसका तात्पर्य यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि
पहला है सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तू द्वारा किया गया था। दूसरा है व्यवस्था में प्रत्येक परिवर्तन क्रांति लाती है, यह भी कथन अरस्तू का ही है। अरस्तू क्रांति के परंपरावादी सिद्धांत का समर्थक था। अरस्तू का आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे जीवन शब्दों का प्रयोग नैतिक जीवन के अर्थ में ही किया गया है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत संवैधानिक शासन व्यवस्था। अरस्तू प्लेटो के समान अतिवादी नहीं बल्कि अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला है। उसके शब्दों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला ही निहितार्थ श्रेष्ठ जीवन है और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। मध्यम मार्ग शासन व्यवस्था संवैधानिक या पॉलिटी ही हो सकती है। नगर में 3 वर्ग होते हैं। अरस्तू के अनुसार नगर में 3 वर्ग होते हैं। पहला अत्यंत संपन्न वर्ग, दूसरा है अत्यंत निर्धन वर्ग और तीसरा है इन दोनों के बीच का मतलब मध्यम वित्त वर्ग। संवैधानिक या सुप्रजातंत्र पॉलिटी इन दोनों वर्गों में से तीसरे वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। संवैधानिक तंत्र एक प्रकार से मिश्रित शासन प्रणाली है। मध्यम वर्ग की प्रधानता के पक्ष में अरस्तू निम्नलिखित युक्तियाँ देता है। पहली युक्ति है अत्यंत धनी और बलवान व्यक्तियों का झुकाव अपराधों और अत्याचारों की ओर होता है। अत्यंत निर्धन और निर्बल व्यक्तियों की प्रवृत्ति मूर्खता और तुच्छ अपराधों की ओर होती है। ये दोनों वर्ग विवेक का अनुसरण नहीं करते, इसलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण उचित है। धनी और अगला पॉइंट है धनी और निर्धन मध्यम वर्ग पर समान रूप से विश्वास करते हैं, किंतु वे एक दूसरे से विश्वास नहीं करते हैं। विधि की सर्वोच्चता शासन व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विधि द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। जनसंख्या आदर्श राज्य में जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए, अरस्तू का मानना था। आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध अरस्तू का दृष्टिकोण देखें कि भू संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। स्त्रियों का साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद को अस्वीकार करने के साथ साथ अरस्तू अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए स्त्रियों के साम्यवाद की धारणा का प्रतिपादन नहीं करता है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखते हैं। अरस्तू राज्य के सर्वोत्तम शासन पॉलिटी को मानता है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह भी बात अरस्तू ही करता है। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, यह भी बात अरस्तू ही करता है। राज्य व्यवस्था पॉलिटी अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है यह तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है, यह कथन भी अरस्तू का है। मध्यम सिद्धांत अरस्तू से जुड़ा हुआ है। अरस्तू की सामाजिक व्यवस्था दासता प्राकृतिक है, अंततः समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। दूसरा है स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। दासता नैतिक है, इसलिए अरस्तू आनुपातिक समानता की बात करता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तथा स्वामित्व का अंग, यह बात भी अरस्तू से ही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अरस्तू का अध्ययन पद्धति व्यवहारवादी और आगमनात्मक थी। अरस्तू का मानना है कि यूनानी निवासी सर्वाधिक बुद्धिजीवी होने के कारण दास नहीं हो सकते। प्रत्येक परिवार में उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितने उसके समुचित जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का होना उतना ही बुरा है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखना उतना ही बुरा है जितना कि आवश्यकता से कम होना। अतः सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।